गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। बच्चों, हमने एसएसटी का लेसन वन पढ़ा था। लेसन वन का नाम था कब, कहाँ, कब और कैसे। इसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, मतलब एक पेज पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पर पहली हेडिंग है उपमहाद्वीपीय एवं उसके प्रदेशों के बदलते नाम। भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका सम्मिलित है। इनमें से भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश अंग्रेजों के भारतीय साम्राज्य का अभिन्न अंग थे, जिसे 1947 तक हिंदुस्तान कहा जाता था। भारत जो पहले देश था, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका सब भारत में ही सम्मिलित थे और इन्हें सम्मिलित रूप से हिंदुस्तान कहा जाता था। म्यांमार, बर्मा तथा श्रीलंका भी 1937 ईस्वी तक अंग्रेजों के एशियाई साम्राज्य के अंग थे। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा भारत का दो भागों में विभाजन कर दिया गया। बलूचिस्तान, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत पाकिस्तान में चले गए। पंजाब तथा बंगाल का भी विभाजन कर दिया गया। इन राज्यों के मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान में सम्मिलित कर दिए गए। रेडक्लिफ ने सीमा रेखा का सीमांकन किया। कालांतर में 1971 ईस्वी पूर्व पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र राष्ट्र बना। जो पाकिस्तान का जो पूर्वी भाग था 1971 में, वो अलग होकर एक अलग देश बन गया और उसका नाम हुआ बांग्लादेश। 18वीं शताब्दी के दौरान प्रमुख घटनाएं। 18वीं शताब्दी को भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युग माना जाता है। औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम 25 वर्षों के दौरान ही मुगल साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया था। राजपूतों, जाटों, बुंदेलों, स्तनियों तथा सिखों के कठोर विद्रोह हुए। दक्कन में मराठों के उत्कर्ष से मुगल साम्राज्य की जड़ें हिलने लगी थी। नादिर शाह के आक्रमण 1739 ने मुगल शक्ति पर गहरा वज्रपात किया। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण 1748-57 ईस्वी तथा पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी मराठों तथा मुगलों के लिए घातक सिद्ध हुए। इन परिस्थितियों में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली बंगाल विजय के बाद भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। मुगल साम्राज्य की घटती हुई शक्ति का पूरा लाभ उठाते हुए भारत के विभिन्न अंगों में स्वतंत्र राज्य उदित होने लगे। जब मुगलों की जो शक्ति है वो कम होती गई, तो वहाँ अलग अलग राज्य बनने लगे। बंगाल, अवध, हैदराबाद, रुहेलखंड, मैसूर, राजपूताना आदि स्वायत्त शासित बन गए। मतलब अपने आप में खुद राजा बन गए। ये राज्य अपने आप का अपना शासन करने लगे। कर्नाटक के 3 युद्ध 1744-63 अंग्रेजों के पक्ष में निर्णायक सिद्ध हुए। भारत की राजनीतिक अस्थिरता ने यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों को देश में अपना प्रभुत्व जमाने की प्रतिष्ठा उत्पन्न की। जो भारत की राजनीतिक अस्थिरता थी, अस्थिरता मतलब उसमें एक स्थिरता नहीं थी, उसमें एक जमाव नहीं था, तो उसने यूरोपीय शक्तियों को अपने भारत ने यूरोपीय शक्तियों को अपने यहाँ व्यापार करने के लिए आने दिया और उनमें प्रतिस्पर्धा मतलब होड़ उत्पन्न हो गई। इसका देश सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कृषि में गतिरोध पैदा हो गया था, जबकि किसान ऊंचे लगानों के बोझ से दबे हुए थे। व्यापार एक प्रमुख आर्थिक क्रिया थी तथा भारतीय हस्तशिल्प विश्व भर में प्रसिद्ध थे। व्यापार आर्थिक क्रिया थी एक प्रमुख, जिससे जो आर्थिक हमें लाभ होता था वो व्यापार से होता था। और हस्तशिल्पकार जो हाथ से बनी हुई चीजें थी भारत की पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। और यहाँ के कारीगर जो हर वस्तुएं बनाते थे, हस्तशिल्पकार, वे विश्व में प्रसिद्ध थे। किंतु विनिर्माणी उद्योगों तथा व्यापार के विकास से मिली शिल्पी तथा कारीगरों को लाभ नहीं पहुंचा। जो लाभ था वो कारीगरों को नहीं मिला। व्यापार के विकास ने भारत में एक नए धनाढ्य वर्ग को जन्म दिया, जिसे तकनीकी परिवर्तनों को अपनाने में कोई रुचि नहीं थी। विभिन्न कलाओं का भी ह्रास हुआ। जब कारीगरों को उसका लाभ नहीं मिला, तो बहुत सारी ऐसी कलाएं थी जिनका ह्रास हुआ। जो कलाकारों ने कला अपने
कला से जो वस्तुएं बनाते थे उन्हें बनाना बंद कर दिया। अंग्रेजों ने भारतीय व्यापारों को अपने हाथों में ले लिया, जिससे कारीगरों और शिल्पकारों का विनाश हो गया। क्या आप जानते हैं सन 1780 ईस्वी में प्रकाशित बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र था। जो न्यूज़पेपर था भारत में सबसे पहले जो चला था वो था बंगाल गजट, और 1780 में वो उसका प्रकाशित हुआ था। अंग्रेजी में टाइम्स ऑफ इंडिया, पायनियर तथा मद्रास मेल तथा मराठी में तिलक का केसरी अन्य लोकप्रिय समाचार पत्र थे। यह सबसे पहले बंगाल गजट चला था, उसके बाद अंग्रेजी में टाइम्स ऑफ इंडिया चला, पायनियर बंगाल, मद्रास मेल और मराठी में तिलक का केसरी। बाल गंगाधर जो तिलक थे उन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर चलाया था केसरी। फिर इतिहास के स्रोत। इतिहास हमें कहां से प्राप्त होता है? आधुनिक युग के इतिहास को जानने के स्रोतों के दो वर्गों में रखा जा सकता है, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सोर्सेज, मौलिक दस्तावेज जो हमें लेख प्राप्त हुए हैं, कागज, उनसे साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राकृतिक अवशेष जो जमीन में दो हुए जो अवशेष मिले हैं, घटनाओं के ऑडियो कैसेट्स मिले हैं, फिल्में, टेप, ऑडियो टेप, प्रमुख व्यक्तियों के साक्षात्कार, हम किसी व्यक्ति के जो अपने बारे में उन्हें बताया है, आदि आधुनिक इतिहास के प्राथमिक स्रोत हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। द्वितीय स्रोत, सेकेंडरी सोर्सेज क्या है? महान इतिहासकारों तथा विद्वानों की रचनाएं, कृतियां, लेख, समीक्षा, पुस्तकें तथा समाचार पत्र इतिहास के द्वितीय स्रोत हैं। जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं इतिहास के, वो महान इतिहासकारों और रचनाओं, उनकी रचना है, उनके लेख है जो उन्होंने लेख लिखे, पुस्तकें हैं, समाचार पत्र से भी हमें उनका पता चलता है, जो हमें इतिहास की पुनर्रचना करने में सहायता देते हैं। ऐसी पुस्तकें, अभिलेख पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं। स्मरणीय बिंदु। इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या हमें याद रखना है? आधुनिक युग का उदय यूरोप में 16वीं शताब्दी तथा भारत में 18वीं शताब्दी में हुआ था। जो आधुनिक युग है वो यूरोप में तो 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ और भारत में 18वीं शताब्दी में। मुगल साम्राज्य के क्रमशः विखंडित होने से अनेक स्वायत्त राज्य उदित हुए। अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापार तथा राजनीति में परस्पर कट्टर प्रतिद्वंदी थे, इनमें अंग्रेज विजयी हुए। भारत में दो व्यापारी आए, अंग्रेज और फ्रांसीसी, दोनों में प्रतिद्वंदता हो गई और उनमें अंग्रेजों को विजय मिली। सन 1857 के मध्य अंग्रेजों ने स्वयं को भारत में स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। भारत में अंग्रेजों को दमनकारी शासन के अनेक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़े। समाज के विभिन्न वर्गों में बढ़ते हुए असंतोष ने सन 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। जो भारत में बढ़ता हुआ असंतोष था अंग्रेजों के विरुद्ध, उसने एक विद्रोह उत्पन्न हुआ, उसे कहते हैं 1857 का विद्रोह। कंपनी के शासन का अंत हुआ 1857 और राजनीतिक सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में आ गई। सन 1905 में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में हमारा देश स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया। भारत में एक लोकतंत्र की स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को। सरदार पटेल ने राज्यों का एकीकरण करा, राज्यों का पुनर्गठन विभिन्न चरणों में किया। जो सरदार पटेल थे उन्होंने भारत के जो अलग अलग राज्य थे उनको सबको एक करने का काम किया और उनका पुनर्गठन विभिन्न चरणों में किया। बच्चों अब ये लेसन पूरा हो जाता है, हमने पूरा लेसन पढ़ लिया। अब आपको जो ये नीचे क्वेश्चन दिए हुए संकलित मूल्यांकन, इसको जो लेसन हमने पढ़ा उसमें से पढ़ने के बाद आपको फिलिंग ये करना है, सही विकल्प और खाली स्थान अपने आप भरने हैं। लेसन पढ़ने के बाद फिर आपको हमें व्हाट्सएप पे भेजना कि आपने कौन कौन से सही खाली स्थान किए, कौन से बहुविकल्पीय किए। इन प्रश्नोत्तरों की जो हम PDF है वो आपको इस लेसन के बाद हम भेज देंगे। थैंक यू वेरी मच।